चलिए सभी का दृष्टिकोण क्लासेस पे सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी के महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चनों को जो है एक-एक करके हम जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो जितने भी क्वेश्चन इसके पहले मैंने कराया है जो आपके लोअर पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज उसके आगे के क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक-एक करके जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, 151 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की किस झील को, कौन सी ऐसी झील है, ठीक है, सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है और जो एक महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य है। बात समझिएगा, उसे कहा जाता है सूर सरोवर के नाम से जाना जाता है और एक पक्षी अभ्यारण्य है, इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है आपका बरुआ सागर ताल, दूसरा है मोती झील, तीसरा है रामगढ़ ताल, चौथा है किथम झील। इसका सही जवाब है किथम झील है। किथम जो झील है वो आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है, जिसे हम सूर सरोवर पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। तो कहां पर है? आगरा दिल्ली, याद रखिएगा, आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है, पर स्थित है। आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है, जिसे हम सूर सरोवर के नाम से जानते हैं। सूर सरोवर, क्लियर है सबको? सरोवर के नाम से जानते हैं, क्लियर है सबको? तो याद रखिएगा, सूर सरोवर के नाम से जानते हैं। और ये कौन सी झील है? ये चूंकि एक महत्वपूर्ण क्या है, रामसर साइट है। ये क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? रामसर साइट्स भी है। ईरान का एक शहर है रामसर, आप जानते हैं, कई बार बता भी चुका हूं। रामसर साइट है, या बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक प्रमुख केंद्र भी है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि किथम झील हो जाएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है, जिसे हम सूर सरोवर पक्षी विहार के नाम से जाने जाते हैं, जो किथम झील है और रामसर साइट्स है। तो याद भी इसको रखिएगा, क्लियर है सबको? तो किथम झील को ही सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और इसीलिए मैंने इसके बारे में पूरा चर्चा किया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 152 क्वेश्चन देख लीजिए कि बरुआ सागर ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है और ये किस किले के निकट है। बात करते हैं किस किले के निकट है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है अलीगढ़ से किला, झांसी बुंदेलखंड किला, गोरखपुर रामगढ़ किला या बहराइच चितौरा किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो बरुआ सागर ताल जो है बेसिकली झांसी जिले में स्थित एक विशाल कृत्रिम झील है। कहां पर? यह क्या है? यह कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है, याद रखिएगा। ये क्या है? यह एक कृत्रिम झील है, ठीक है? किस जिले में स्थित है? यह झांसी जिले में स्थित है, झांसी जिले में। दो चीजें निकल के आ गई कि ये क्या है, तो ये कृत्रिम झील है, ये झांसी में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है राजा उदित सिंह ने कराया था। इसका निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण कराया था राजा उदित सिंह ने कराया था। उदित सिंह ने कराया था, सिंह ने कराया था। देखिए एक एक क्वेश्चन निकलते आएगा, कराया था। क्लियर है सबको? 3 क्वेश्चन बन गए। और यह झील किसके निकट समित है? तो ये बुंदेलखंड किले के पास स्थित है। कहां पर? तो झांसी में कौन सा है? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड किले के पास स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता तथा ऐतिहासिक महत्व के लिए पर्यटकों के बीच के लिए काफी लोकप्रिय है। तो यह भी बात आप सभी को जानना चाहिए कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, ऐतिहासिक महत्व के लिए जो टूरिस्ट है, टूरिस्टों के बीच काफी यह झील लोकप्रिय है। तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। यह एक कृत्रिम झील है कि प्राकृतिक झील है? तो यह कृत्रिम झील है, झांसी जिले में स्थित है, झांसी के बुंदेलखंड किला में है। इसका निर्माण राजा उदित सिंह ने कराया था। क्लियर है सबको? तो ये प्रश्न आपके अच्छे प्रश्नों में इसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है? तो इसका निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 153 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस झील से तेरा नदी निकलती है और यह महाराजा सुहेलदेव के इतिहास से जुड़ी हुई है। महाराजा सुहेलदेव के इतिहास से जुड़ी है। पहला है बेलासागर ताल, दूसरा है दारवान झील, तीसरा है चितौड़ा झील, चौथा है गोकुल झील। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। तेरा नदी निकलती है और यह महाराजा सुहेलदेव के इतिहास से जुड़ी है। तो एक जगह है चितौरा झील। कौन सी झील है वो? तो ये झील का नाम तो चितौरा झील है, याद रखिएगा। और ये कहां पर है? तो बहराइच जो जिला है, तो बहराइच में एक गांव है चितौरा। बहराइच जिला है ना, बहराइच। बहराइच आप जानते हैं कि ये नेपाल के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, साथ सीमा साझा। और आप जानते हैं कि बहराइच के निकट कौन सा? चितौरा गांव, चितौरा गांव। तो बहराइच के निकट कौन सा गांव है? चितौरा गांव है। यहां से तेरा नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? तेरा नदी का।
13 नदी का उद्गम, नदी का उद्गम होता है। इज दैट क्लियर सबको? और यह स्थान ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराजा सुहेलदेव और गाजी सैयद सलार मसूद के प्रसिद्ध युद्ध यहां पर हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि महाराजा सुहेलदेव, याद रखिएगा, दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, महाराजा सुहेलदेव और किसके बीच में? गाजी। उस गाजी का नाम क्या है? तो उस गाजी का नाम है सैयद सलार मसूद। याद रखिएगा, सैयद सलार मसूद के बीच के युद्ध का वर्णन है कि बीच क्या हुआ था? फाइट हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो दो लोगों का नाम याद रखिएगा, यहां पर जो है महाराजा सुहेलदेव और गाजी सैयद सलार मसूद के बीच युद्ध हुआ था, प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, चितौरा झील। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को मुख्य रूप से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? जो हमारी जलवायु है, जो हमारी क्लाइमेट है उत्तर प्रदेश की, उसको किस भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? पूर्णतः शुष्क जलवायु, टुंडा जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, या उष्णकटिबंधीय मानसूनी या आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। ये जो हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु है, कहीं पूर्वांचल है, कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कहीं उत्तरांचल, कहीं दक्षिणांचल, कहीं बुंदेलखंड है, कहीं तराई बेल्ट है, कहीं हरित क्रांति हुई। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु में उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी या आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें शुष्क सर्दियां और गर्मियां भी होती है। राज्य का अधिकांश भाग जो है गंगा के मैदानों में स्थित होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है परिस्थितियों में एकरूपता पाई जाती है। और हालांकि पूरब और पश्चिम के वर्षा पैटर्न में क्षेत्रीय भिन्नता भी यहाँ पर मौजूद है, ये भी आप सभी को जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए 155, उत्तर प्रदेश में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी कि जून सितंबर से प्राप्त होता है? 50%, 65%, 85% और 95%। आप जानते हैं कि राज्य में वर्षा का जो मुख्य स्रोत होता है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून है, यही होता है। क्लियर है? जून से सितंबर के दौरान लगभग 1279 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है। 1279 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, फैक्चुअल डेटा है। जो कि कुल वार्षिक वर्षा का कितना है? कुल वार्षिक वर्षा का 85% है। कुल वार्षिक वर्षा का कितना है? 85% है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की मात्रा पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक होती है। याद रखिएगा, पूर्वी में वर्षा कंपेयर टू पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? तो सबसे ज्यादा पढ़ा चुका हूं, सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो होती है गोरखपुर में। और सबसे कम कहां होती है? सबसे कम होती है मथुरा में। सबसे कम मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होती है। क्लियर है? तो ये डेटा भी आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? ये ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो 1279 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, ये भी बात आप सभी को जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? और शीर्ष 5 जिलों में राजधानी लखनऊ का स्थान क्या है, यह भी बताना है। 2 क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है। पहला है मुरादाबाद, तीसरा स्थान। दूसरा है इलाहाबाद प्रयागराज, 5वां स्थान। इलाहाबाद प्रयागराज दूसरा स्थान और गाजियाबाद चौथा स्थान। आप जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद जो प्रयागराज है, प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्या है? आबादी वाला राज्य है। तो इलाहाबाद, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में ही है। इसके बाद इलाहाबाद, सबसे पहले प्रयागराज है, क्योंकि लखनऊ का पूछ रहा है। प्रयागराज के बाद है मुरादाबाद, मुरादाबाद पीतल नगरी जिसे हम मुरादाबाद कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा आपका स्थान आता है गाजियाबाद, गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद स्थान आता है आजमगढ़ का। और आजमगढ़ के बाद जो स्थान आता है वो किसका है? लखनऊ का है। तो आपसे क्वेश्चन में किसका पूछा है? लखनऊ का पूछा और सबसे ज्यादा पूछा है। तो 5वां स्थान हो जाएगा लखनऊ का, क्योंकि शीर्ष 5 जिलों में राजधानी लखनऊ का स्थान है, 5वां स्थान है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना था। तो लखनऊ इस सूची में 5वें स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर प्रयागराज है, दूसरे पे मुरादाबाद है, तीसरा गाजियाबाद है, चौथा आजमगढ़ है और 5वां लखनऊ है। ये बात भी आप सभी को याद रखना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 157 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है और शीर्ष 3 जिलों का सही क्रम क्या है? पहला इलाहाबाद, सीतापुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, जौनपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, सीतापुर, जौनपुर। अगर आप देखिए ध्यान से तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद में निवास करती है, बिल्कुल सही बात है। आजमगढ़ दूसरे और जौनपुर तीसरे स्थान पर है। तो जाहिर सी बात है इलाहाबाद, आजमगढ़ और जौनपुर, जाहिर से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं पूर्वांचल में ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा है, जो कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उसकी निर्भरता को भी दिखाता है। यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा प्रयागराज होगा, उसके बाद जो भी है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 158 को नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको भी कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अर्बन निवास करती है? लखनऊ में, कानपुर में, गाजियाबाद में या मेरठ में? आप जानते हैं कि गाजियाबाद डेंसिटी बहुत ज्यादा है। गाजियाबाद की आबादी अगर 2011 की जनगणना को देखें तो 31.62 लाख शहरी आबादी के लोग वहां पर रहते हैं। सबसे ज्यादा नगरी लोग रहते हैं। इसके बाद लखनऊ है, इसके बाद कानपुर नगर है। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? गाजियाबाद, यानी कि गाजियाबाद पहले स्थान पर हो जाएगा। गाजियाबाद डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 1 किलोमीटर में लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके बाद है लखनऊ, याद रखिएगा नवाबों का शहर लखनऊ। और तीसरे स्थान पर कानपुर नगर है, कानपुर नगर है। तो पहला स्थान पूछा है तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को लेकर चलना है, ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला 158 नंबर 159 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत पंचायती राज एक्ट 1947 पर गवर्नर जनरल ने कब हस्ताक्षर किए और प्रदेश में पंचायतों की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949 और 1 दिसंबर 1953, 12 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1952, 7 दिसंबर 1947 और 15 अगस्त 1949। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की जो नींव रखी गई थी वो 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। और जाहिर सी बात है 15 अगस्त 19 ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आधिकारिक रूप से 15 अगस्त 1949 को लगभग 35,000 पंचायतों ने कार्य करना शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा है कि हस्ताक्षर कब हुआ था और आधिकारिक स्थापना कब हुई थी, तो आधिकारिक स्थापना 15 अगस्त 1949 को 35,000 पंचायतों ने कार्य करना उस समय शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के दूसरे आम चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है, पंचायत अदालतों का नाम ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, न्याय पंचायत या तहसील अदालत क्या होता है भाई? आप जानते हैं कि पंचायतों की जो बात हम करें सबसे, तो 1955 में संपन्न दूसरे आम चुनाव के दौरान ग्राम सभा और ग्राम सभा के अधिकार को एक कर दिया गया और इसी चुनाव के परिणाम स्वरूप पंचायत अदालतों का पुनर्गठन कर उसका नाम न्याय पंचायत कर दिया गया। क्या किया गया है? उसका नाम रखा गया है न्याय पंचायत कर दिया गया है। और 1959-60 में अधिकांश ग्राम सभाओं में कृषि समितियां भी बनी थी, याद रखिएगा 59 में और 60 में कृषि समितियां बनी थी। क्या बनी थी? कृषि समितियां बनी थी। 59 और 60 में कृषि समितियां बनी थी। क्लियर है सबको? तो ये भी बात आप सभी को याद रखना है कि 1959-60 में अधिकांश ग्राम सभा में कृषि समितियां बनी थी। तो ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप सभी को याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 161, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष से ग्राम प्रधान का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा कराने का निर्णय लिया गया और त्रिस्तरीय व्यवस्था कब शुरू की गई? 1947 और 1955, 1955, 1959, 1960, 61, 1971 और 72। आप जानते हैं कि 1960-61 में संशोधन किया गया, ग्राम प्रधान का जो चुनाव था वो गुप्त मतदान से कराने का निश्चय किया गया। इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद एक्ट 1961 लागू किया गया, जिसे ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी और बलवंत राय मेहता समिति यानी कि 1961, ये वाला जो एक्ट यानी कि याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सब ये पढ़ा चुका हूं, बस एक बार रिवीजन करा रहा हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश में प्राप्त मौर्यकालीन शिला स्तंभों और स्तूपों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया है? सफेद संगमरमर का, चुनार के लाल बलुआ पत्थर का, पकी हुई ईंटें और मिट्टी का और काले ग्रेनाइट पत्थर का।
आप जानते हैं कि चुनार के लाल बलुआ पत्थर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अमर स्थापत्य के अवशेष सबसे प्राचीन है। अशोक के समय के जो स्तंभ और स्तूपों का निर्माण जो है मिर्जापुर में एक जगह है चुनार, और मिर्जापुर के चुनार से प्राप्त लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इन पत्थरों की जो विशेषता यह है कि इसमें चमक है, इसमें पॉलिश है, जो मौर्यकालीन शिल्पकला की मुख्य विशेषता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 163 नंबर क्वेश्चन कि अशोक का अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? इसका पहला ऑप्शन है बनारस, प्रयागराज, मिर्जापुर और मेरठ। अशोक के बारे में जानते हैं, सम्राट अशोक चूंकि मौर्य काल से संबंधित है, और ये सभी जानते हैं कि अशोक सम्राट थे। लघु शिलालेख जो अहरौरा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। यह मौर्यकालीन जो लिपि और शासन व्यवस्था को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है ये? मौर्यकालीन लिपि, मौर्यकालीन लिपि याद रखिएगा, और शासन व्यवस्था को समझने का, शासन व्यवस्था को समझने का, मौर्यकालीन लिपि और शासन व्यवस्था को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत, समझने का महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण स्रोत है। इंपॉर्टेंट दो चीजें थी, दो चीजें हमने बता दी आपको। इसी प्रकार अशोक के अन्य स्तंभ लेख भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते। तो याद रखिएगा, मौर्यकालीन लिपि के बारे में अगर आपसे पूछे तो बता सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 164 है कि फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश के किन दो स्थानों से अशोक स्तंभों को मंगाकर दिल्ली में जो है स्थापित कराया था? पहला ऑप्शन है मेरठ और सहारनपुर, मिर्जापुर और बनारस, कौशाम्बी और कुशीनगर, या श्रावस्ती और सारनाथ। आप जानते हैं कि एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई की याद यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की, और इतिहास के अनुसार मेरठ और सहारनपुर के खिजाबाद यानी कि टोपरा से दो जगह, मेरठ और सहारनपुर, दो चीजें याद रखिएगा। तो मेरठ और सहारनपुर, मेरठ में तो है ही, सहारनपुर का एक टोपरा जगह है, वहां से स्तंभों को मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया, और यह स्तंभ आज भी दिल्ली मेरठ दिल्ली टोपरा स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं, और यह मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट क्या है? उदाहरण है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दो स्थान कौन कौन से हैं? एक आपका है मेरठ में और दूसरा सहारनपुर के। याद रखिएगा, सहारनपुर चूंकि उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में पड़ता है, तो सहारनपुर के कहां पर? सहारनपुर में एक जगह है टोपरा, टोपरा यानी कि खिजाबाद, खिजाबाद यानी कि टोपरा, याद रखिएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका मेरठ हो गया, दूसरा खिजराबाद हो गया, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया, और दिल्ली मेरठ दिल्ली टोपरा स्तंभ, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दिल्ली मेरठ और दूसरा क्या है? दिल्ली टोपरा स्तंभ के नाम से जाना जाता है। दिल्ली टोपरा, समझ रहे हो ना? तो अगर सहारनपुर पूछे, स्तंभ के नाम से जाना जाता है, स्तंभ के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का एक और प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 165 नंबर क्वेश्चन है। 165 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस मध्यकालीन स्थल से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय, चौपानी मांडो, लेखैया या दमदमा। इसका सही जवाब क्या है? चूंकि मध्यकालीन स्थल है और आपसे ये पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि लेखैया, मिर्जापुर में एक जगह है लेखैया, और मिर्जापुर में जो है उत्खनन से उसके 17 नरकंकाल मिले हैं। इस स्थल की विशेषता यह है कि यहां मिले जो अधिकांश शवों के सिर जो है पश्चिम दिशा की ओर मुड़े थे। शवों के जो सिर थे, याद रखना, शवों के जो सिर पाए गए थे पश्चिम दिशा की ओर मुड़े थे, पश्चिम दिशा की ओर, दिशा की ओर शवों के। तो इसका सही जवाब है लेखैया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यह मध्य पाषाण काल में मानव के समाधान की निश्चित पद्धति को यह दर्शाता है। क्लियर है सबको? तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके आगे के क्वेश्चंस जितने हैं उस पर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो बने रहिए दृष्टिकोण क्लासेस के साथ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई क्लास हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई सोच, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।